हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 कवर करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 एंड यूनिट 1 कवर किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसमें फर्स्ट यूनिट में था आपका इंट्रोडक्शन बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये सब थ्योरीज बताई थी, मॉडल्स बताए थे। एंड यूनिट 2 में आपका जो चैलेंजेस फेस करे और जो इश्यूज होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उन सब के बारे में बात हुई। एंड यूनिट 3 में अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जितने भी ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो अभी कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए, उनके बारे में पता चलेगा इस वीडियो में हमें। एंड ये हैं जैसे बीसीसीआई, मैक्सवेल, ये सारे इन सारे कॉर्पोरेट फेलियर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई गई इसके लिए, इन सबको फेलियर्स को दूर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बीसीसीआई। ये होता है, इसका बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है। एंड ये बैंक जो है ये 1972 में अगा हसन अबीदी ने स्टार्ट किया था। अब इस बैंक में क्या हुआ था, ये बैंक जो था इसमें 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करता था ये बैंक। एंड और जो इसका हेड ऑफिस था वो लग्जमबर्ग में था एंड केमन आइलैंड्स में था। एंड उस टाइम जो ये बैंक था ये बहुत फास्ट ग्रो वाला इंटरनेशनल बैंक में से एक माना जाता था, इस बैंक को, बीसीसीआई को। इसमें क्या है कि जो ये बैंक है ये एक बड़ा इंटरनेशनल बैंक था जो बहुत जल्दी ग्रो हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये बैंक जो था वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। अब इसका क्या 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 था इसके अंदर, देखते हैं इसका नेचर कैसा था। जो फर्स्ट है, जो मतलब फर्स्ट पॉइंट है, बीसीसीआई जो था उसने अपना बिजनेस बहुत फास्ट एक्सपेंड कर लिया था। किन किन कारणों से इसने ग्रोथ करी, कैसे थी? इसमें था डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। एंड जो रिच लोग थे उनको ज़्यादा, उनको डिपॉजिट से अट्रैक्ट किया था। लेकिन जो ग्रोथ थी उसके पीछे का, ये जो जो ग्रोथ हो रही थी वो किस कारण हो रही थी, इलीगल एंड अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी इसके साथ साथ। इससे क्या हुआ, अब इसमें जो है, इसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए, इलीगल एक्टिविटीज़ हुए। फर्स्ट है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जैसे इलीगल पैसों को लीगल पैसे बनाते हैं ना, उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और जो बीसीसीआई के जो क्रिमिनल्स थे और जो करप्ट करने वाले ऑफिशियल्स थे, ये इसको ये हेल्प करता था ताकि ये जो अपना इलीगल पैसा है जो बैंक सिस्टम में डालकर उसको लीगल कर सके। ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और सेकंड है फ्रॉड एंड फॉल्स अकाउंटिंग करते थे, जिसमें ये जो है फेक अकाउंट्स बनाते थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके उसमें थोड़ा चेंजेस करके उसे ऐसा शो करते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो रही है। बट इसका मतलब मेन इसमें ये था कि लॉस को हाइड करना हो था, इसका मेन पर्पस था फ्रॉड करने का। और फॉल्स अकाउंटिंग का क्या पर्पस था, मेन कि इसमें एक्चुअल जो लॉस है उसको हाइड करना और बैंक को प्रॉफिटेबल दिखाना कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके। एंड थर्ड है ब्राइबरी एंड करप्शन। इसमें है जो बैंक के ऑफिशियल थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया था, एंड ताकि जो उन पर प्रॉपर रेगुलेशन और इन्वेस्टिगेशन ना हो। ब्राइब मतलब एक तरह का रिश्वत देते हैं उस टाइप का, जिससे कि जो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है अगर कुछ ऐसा होता है तो इस इन्वेस्टिगेशन से बच सके। इसलिए ब्राइब या फिर ब्राइबरी या करप्शन का इन्होंने किया। एंड फोर्थ है इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए, जैसे बीसीसीआई जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था, जैसे आर्म्स डीलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी फ्लोज, टेरर फाइनेंसिंग। इसके कारण भी इसका जो कॉर्पोरेट जो था इससे ये कोलैप्स कर गया एंड ये इसका कॉर्पोरेट फेलियर हुआ। तो आप देखते हैं इसके कारण क्या है कोलैप्स करने के। देन बीसीसीआई जो है उसके कोलैप्स होने के मेन रीज़न थे, पहला था जो लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन अक्रॉस कंट्री। जो कंट्रीज थी, जो डेवलप कंट्रीज थी, डेवलपिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी, उसमें प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। सेकंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेकिंग मॉनिटरिंग डिफिकल्ट। बैंक के जो स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, इसलिए मॉनिटरिंग जो थी वो डिफिकल्ट थी। एंड वीक ऑडिटिंग एंड सुपरविजन, जो ऑडिटिंग और सुपरविजन था वो वीक था। एंड इंटेंशनल कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है हाइड किया गया, जिससे कि उसे प्रॉफिट दिखाया जा सके। तो ये सब कोलैप्स होने के कारण थे। अब बीसीसीआई जो है वो क्लोज कब हुई, उसका मतलब क्लोज बंद कब हुई, तो 1991 में जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने देखा कि इसमें फ्रॉड हो रहा है। एंड क्या क्या देखा उन्होंने, अथॉरिटीज मल्टीपल कंट्रीज शट डाउन द बैंक।
और जो अथॉरिटीज़ थी, इसके बाद जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ थी, उनकी अथॉरिटीज़ ने बैंक को क्लोज कर दिया। एंड ये स्कैंडल जो था, ये बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट एंड बहुत फास्ट ग्रोइंग में से था। देन इसका इम्पैक्ट ऑफ द स्कैंडल। अब स्कैंडल के कुछ मेजर इम्पैक्ट्स हुए, जैसे डिपॉजिटर्स जो थी, लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर। अब जो डिपॉजिटर थे और इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने देखा था कि हाँ, ये फास्ट ग्रोइंग है, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा। सो उनका जो बिलियंस जो उन्होंने उसमें डॉलर जो बिलियंस में डाले थे, उनका उतना लॉस हुआ, ये इम्पैक्ट पड़ा। देन डैमेज टू ट्रस्ट इन इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स। जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनमें क्या ट्रस्ट का डैमेज हुआ, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला इतना और इतने फ्रॉड करे। एंड हाईलाइटेड लूप होल्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन। जो ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन है, उसमें लूप होल्स हाईलाइट हुए थे। एंड अब इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या लेसन है बीसीसीआई। बीसीसीआई जो है उसका, बीसीसीआई स्कैंडल से कंपनीज जो थी, उनको ये इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी किसी कॉर्पोरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए अपने कॉर्पोरेट पे। एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी सुपरविजन होना चाहिए, अच्छे से जो सुपरवाइज कर सके कि कोई ऐसा फ्रॉड ना हो। अगर कुछ हो भी रहा है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसको ठीक किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कुछ जो एथिकल जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। एंड मैनेजमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। तो ये था बीसीसीआई, जिसमें इन्होंने बताया, जिसमें इसमें हमें पता चला कि बीसीसीआई क्या था और इसके अंदर क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया। एंड इसके कारण क्या थे और इसका कब ये बंद हुई। 1991 में बीसीसीआई बंद हो गई थी। देन अब देखते हैं सेकंड, जो है मैक्सवेल स्कैंडल, जो कि हमारा रॉबर्ट मैक्सवेल स्कैंडल का था, जो यूके में हुआ था। ये मैक्सवेल स्कैंडल जो है रॉबर्ट मैक्सवेल और उसकी कंपनी से रिलेटेड था, जिसमें जो मैक्सवेल स्कैंडल था वो इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन 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 था। रॉबर्ट मैक्सवेल, जिसने एम्प्लॉयज जो थे और जो पेंशन फंड्स थे, पेंशन के जो फंड्स होते हैं, उसको मिसयूज किया था उसने अपने पर्सनल और बिजनेस नीड्स के लिए। इन्होंने फिर 1991 में जो उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद पता चला कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ के पेंशन फंड को मिसयूज़ किया। लगभग 400 मिलियन तक मिसिंग था। एंड जो ये फ्रॉड था, ये फ्रॉड किस कारण हुआ। फ्रॉड वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, लैक ऑफ ऑडिटिंग एंड एक्सेसिव कंट्रोल इन 1% हैंड। इसमें सिर्फ 1% का कंट्रोल था, सबसे ज़्यादा वो अपनी मर्जी से किए जा रहा था, जो उनका मन आ रहा था, जो उनको प्रॉफिट करने ग्रोथ करनी थी, वो उस कारण से इससे फ्रॉड हुआ। और इस स्कैंडल की वजह से क्या फाइनेंशियल लॉसेस हुए एम्प्लॉयज़ के, जो और जो भी एम्प्लॉयज़ ने अपना पेंशन इकट्ठा कर रखा था, उसका मिसयूज़ हुआ, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुए। अब इसमें पॉइंट्स हैं कुछ। पेंशन फंड्स जो थे एम्प्लॉयज़ के, उनको मिस अप्रोप्रिएट किया गया, मतलब उसको मिसयूज़ किया गया। एंड जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। एंड बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, वो नहीं थे इनके, रॉबर्ट मैक्सवेल का जो स्कैंडल हुआ था कॉर्पोरेट का। एंड जो चेयरमैन थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जिस कारण वो अपने आप करे जा रहे थे जो भी उनको मन कर रहा था। एंड जो बोर्ड मॉनिटरिंग थी, वो वीक थी, बोर्ड मॉनिटरिंग नहीं होता। और बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बोर्ड के लिए। सो वो तो था ही नहीं, सो इस वजह से इनका स्कैंडल हुआ। द नेक्स्ट है एनरॉन यूएसए। एनरॉन जो है, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी यूएस में। एंड जो वो 2001 में कंपनी कोलैप्स हो गई, जब अकाउंटिंग में जो फ्रॉड एक्सपोज हुआ। अब कंपनी ने क्या कर रखा था, कंपनी ने जो है कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज़ करी थी लॉसेस को हाइड करने के लिए, जिससे कि लॉस ना दिखाया जाए और जो ऐसा दिखाया जाए कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। देन अब इसमें फिर उसके बाद इसमें पॉइंट्स देखते हैं, जैसे लॉसेस को हाइड किया गया ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज़ का यूज़ करके, ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज़ का यूज़ करके लॉसेस हाइड किया गया। क्रिएटिव अकाउंटिंग से प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया। एंड एथिकल स्टैंडर्ड जो थे वो वीक थे, एथिक्स का थोड़ा इशू था। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक था, जो बोर्ड मैनेजमेंट है, उनको प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं कर पाए थे बोर्ड जो होते हैं डायरेक्टर, जिसमें अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। इसका इम्पैक्ट जो है 1000 एम्प्लॉयज़ जो है, उन्होंने जॉब लॉस कर दी, उनका जॉब रह गया, मतलब लॉस हो गई जॉब, क्योंकि ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी और जो इन्वेस्टर्स थे उनका बिलियंस का लॉस हुआ। इसमें ये हुआ था, एक स्कैंडल था, एनरॉन स्कैंडल। देन फोर्थ, वर्ल्डकॉम यूएसए। ये क्या है, वर्ल्डकॉम यूएसए जो है, वहाँ की एक मेजर टेलीकॉम कंपनी थी, जिसमें जो कंपनी है वो कलेप्स किस कारण हुई, क्योंकि इन्होंने जो अकाउंटिंग के है उसमें मैनिपुलेशन किया था। जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर शो किया, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिख सके। जो नॉर्मल ऑपरेट किए हुए खर्चे होते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर शो किया, जिस कारण ये
ताकि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिख सके, इसलिए इनका ये कोलैप्स किया। अब इनके मेन मेन इसमें क्या था, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको रॉन्गली कैपिटलाइज किया गया था, एंड जो प्रॉफिट्स थे उनको आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया था। टॉप मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग डिसीजंस इन्फ्लुएंस किए थे। इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो था वो वीक था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल हो गई थी। इसमें फेल तो होना ही है, वैसे अकाउंटिंग मैनिपुलेशन हुआ था तो इसलिए। एंड फिफ्थ है विवेंदी फ्रांस। विवेंदी क्या थी, लार्ज लार्ज फ्रेंच मीडिया एंड कम्युनिकेशन ग्रुप था जिसने फेस किए बहुत सारे क्राइसिस, किस कारण, एग्रेसिव एक्सपेंशन एंड पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। इन्होंने क्या किया, एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, एक्सेसिव डेट ले लिए, एंड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी थी इन्होंने। ये फेलियर जो है ये शो करता है, वीक स्ट्रेटेजी कंट्रोल था एंड पुअर बोर्ड मॉनिटरिंग थी, जिसने कंपनी को डैमेज कर दिया। देन अब इसमें पॉइंट्स क्या है, इसमें जो रैपिड एक्विजिशंस हुआ एंड जो डेट थे उनको हाई लेवल दिखाया गया, वीक फाइनेंशियल प्लानिंग थी एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट था, एंड बोर्ड मैनेजमेंट जो थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए इसमें भी, इसलिए ये फेलियर हुआ। द नेक्स्ट है लेहमन ब्रदर्स। लेहमन ब्रदर जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक को लीड कर रहे थे, जो कि कोलैप्स हो गई थी 2008 में। किस कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। इनका मेन रीजन क्या था, एक्सेसिव एक्सपोजर टू रिस्की मॉर्टगेज रिलेटेड एसेट्स एंड वेरी हाई लीवरेज। इनका मेन रीजन यही था कि सब प्राइम मॉर्टगेज एसेट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट और एक्सेसिव लीवरेज दिखाया इन्होंने। इनका मेन प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने एक्सेसिव लीवरेज दिखाया, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, वीक वीक रेगुलेटरी थी एंड बोर्ड था, एंड collapse triggered global financial instability. देन अब कुछ इंटरनेशनल कोड्स एंड रिफॉर्म्स है। सर एड्रन कैडबरी कमेटी 1992 में, जिसमें एड्रन कैडबरी कमेटी थी, ये कमेटी जो है एस्टेब्लिश करी गई थी यूके में जो कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए उनके बाद एक ये कैडबरी कमेटी बनाई गई। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, जो भी इतने फेलियर्स हुए हैं इससे। अब इन्होंने कुछ रिकमेंड्स किए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या होना चाहिए। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि जो चेयरमैन है और सीईओ होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड ऑडिट कमेटी जो है वो बनानी चाहिए, ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए एक किसी भी कॉर्पोरेट को अपनी। एंड बोर्ड शेयर होल्डर्स के जो बोर्ड जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसके बारे में अकाउंटेबल हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। एंड एक और था ये सरबान्स, ये सॉक्स 2002 सरबान्स ऑक्सले एक्ट था। ये लो यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर एनरॉन एंड वर्ल्डकॉम स्कैंडल्स के बाद। ये वाला एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें ऑब्जेक्टिव था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको रिलायबल बनाना, और इसका ऑब्जेक्टिव था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रिलायबल बनाना। अब इसमें क्या क्या प्रोवी पॉइंट्स थे ये देखते हैं। इसमें भी था कि सीईओ और सीएफओ जो है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा था अकाउंटिंग्स में। तो इस कारण इसमें प्रोविजंस दिया गया कि पॉइंट बोला गया कि जो सीईओ है एंड सीएफओ है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपल्सरी है, एंड अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाएंगी। एंड ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस इंक्रीज की गई, जो ऑडिटर्स होते हैं जो ऑडिट करते हैं उनकी इंडिपेंडेंस इंक्रीज की गई। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर को इम्प्रूव किया गया। देन अब OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसके OECD की फुल फॉर्म है। ये जो OECD प्रिंसिपल है ये एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब ये जो प्रिंसिपल है ये कंट्रीज को हेल्प करेंगे एंड कंपनीज को कि वो अपने कॉर्पोरेट में जो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करे, शेयर होल्डर्स एंड को प्रोटेक्ट करें, स्ट्रेंथन करे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब इसमें पॉइंट्स क्या है, शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्ट करना, सब शेयर होल्डर्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना, शेयर होल्डर्स की जो रोल है उसको रिकोगनाइज करना, उसको बताना कि आपका स्टेक होल्डर आपका ये रोल है उसके लिए, और टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर, इन्फॉर्मेशन का एक टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर बताना कि इस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है, एंड बोर्ड जो है उसकी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये थे कुछ
कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड्स जो बताए गए कमिटीज़ जिन्होंने प्रोविजंस दिए कि अब कॉर्पोरेट जो फेलियर्स है उसे उसे मतलब उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ कोड्स एंड कुछ कमिटीज़ के द्वारा कुछ प्रोविजंस बताए गए, जिसे फॉलो करके हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो सकता है और फेलियर्स कम से कम होंगे। अब इसके कंक्लूजन में क्या है कि जो ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए जैसे बीसीसीआई वाला हुआ, मैक्सवेल हुआ एंड एनरॉन, वर्ल्डकॉम, विवेंदी, लेहमन ब्रदर, ये सारे जो फेलियर्स हैं ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो और बोर्ड मॉनिटरिंग जो इफेक्टिव ना हो, तो जो कंपनी है वो कोलैप्स कर सकती है। सो इसलिए जो कैडबरी कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशंस है जैसे जो SOX एक्ट है एंड जो OECD प्रिंसिपल्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया कि जिससे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको और इम्प्रूवमेंट हो और उसको अच्छा किया जाए और जो अकाउंटेबिलिटी है एंड उसको इम्प्रूव किया जाए एंड शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया गया जाए। तो यही थी एक हमारी यूनिट 2 जिसमें हमने कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 की को कवर करेंगे। सो ओके, थैंक